नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग वृत्त के चाप, वृत्त की जीवा और वृत्तखंड पर आधारित 2-3 नियमों को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन नियमों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला नियम है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। पहले इस नियम का मतलब समझ लेते हैं कि नियम कह क्या रहा है। इसके लिए 3 वृत्त बनाए गए हैं। नियम में चाप की बात हो रही है तो हम लोग चाप PQ को लेंगे। पहले वाले चित्र में चाप PQ एक लघु चाप है। देखिए ये बिंदु P से शुरू होकर Q तक गया है। दूसरे वाले चित्र में चाप PQ एक अर्ध वृत्त है क्योंकि चाप PQ की जितनी लंबाई इस साइड से है उतनी ही लंबाई इस साइड से भी है। और तीसरे वाले चित्र में चाप PQ एक दीर्घ चाप है क्योंकि इसकी लंबाई अर्धवृत्त से ज्यादा है, इसलिए एक दीर्घ है। अब नियम यह कह रहा है कि इस चाप PQ द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है POQ, ये कोण इसी चाप POQ द्वारा शेष वृत्त का मतलब है वृत्त तो खैर पूरा है, उसमें से PQ चाप तो हम पहले ही ले लिए हैं, बाकी क्या बचा इस साइड से PAQ। वृत्त के इस शेष भाग पर कहीं भी बिंदु हम A यदि ले लें तो इस लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण POQ बिंदु A पर बने हुए कोण PAQ का दोगुना होता है। ये नियम यहाँ लिखा हुआ है। कोण POQ, ये वाला POQ, कोण PAQ का 2 गुना होता है। यानी का मतलब कि केंद्र पर जो कोण बना है वो शेष वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये यदि 60 अंश का है तो ये कोण 120 अंश का होगा, यदि ये 45 अंश का है तो ये 90 अंश का होगा। इसी तरह दूसरे चित्र में अर्धवृत्त PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण जितना भी होगा वो शेष वृत्त के किसी बिंदु A पर बने कोण का 2 गुना होगा। ठीक इसी तरह तीसरे चित्र में दीर्घवृत्त PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त PAQ के किसी बिंदु A पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों वृत्तों के माध्यम से भली भांति समझ लिया कि चाप चाहे लघु हो, अर्धवृत्त हो या दीर्घ हो, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। इस नियम को दूसरे शब्द में हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये बात यहाँ लिखी गई है। तो ये था नियम नंबर 1। इस नियम की सत्यता की जांच के लिए आप इस तरह तरह के चित्र आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और केंद्र और वृत्त के कोणों को नापकर उनके संबंधों को देख लीजिएगा। अब इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। P और Q चाप के एंड पॉइंट्स हैं और दीर्घ चाप PQ पर कोई एक बिंदु यहाँ पे हम B ले रहे हैं और P से B को और Q से B को मिलाती हुई रेखाखंड खींचेंगे। हम पाते हैं कि दीर्घ चाप पर एक कोण बन गया PBQ। अब यदि इस वृत्त को थोड़ा घुमा दिया जाए तो पाएंगे कि पहला वाला चित्र भी इसमें शामिल हो गया। बिल्कुल इस तरह से देखिए ये चित्र है और ऐसे अगर घुमा दें तो आप पाएंगे कि पहला और तीसरा चित्र एक ही चित्र में शामिल हो गए हैं। इस चित्र में एक लघु चाप PQ है, दीर्घ चाप
PQ है, वृत्त पर बना कोण यहाँ A है और यहाँ पर B है। इसके साथ ही केंद्र पर इस तरफ से भी एक कोण बन रहा है और इस तरफ से भी एक कोण बन रहा है। परीक्षा में जब इस तरह का चित्र बनाकर आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कोण किस चाप के लिए है, कौन सा कोण किस चाप द्वारा बना है। इसे पहचानने के लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में तरीका बताया था, यहाँ भी समझ लेते हैं। पहले लघु चाप PQ को देखिए, इसका चित्र इस तरह से है। चूंकि ये इस तरफ है इसलिए हम इस डायरेक्शन में देखेंगे। इस कटोरी का मुंह इस तरफ खुला हुआ है। अब केंद्र O पर बने इस लाल वाले कोण को देखिए, इसका शेप इस तरह से है। कोण का मुंह इस चाप की तरफ है। चाप कोण को देख रहा है और कोण अपने चाप को देख रहा है। इसी तरह इस लाल वाले कोण को देखिए, इसका भी शेप इस तरह से ही है, ये भी अपने चाप को देख रहा है। यानी लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण ये लाल वाला है, ये वाला, और इसी लघु चाप PQ द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण ये PBQ ये लाल वाला है। अब दीर्घ चाप PBQ को देखिए, उसका चित्र कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे केंद्र है, चाप का मुंह इस तरफ खुला हुआ है और इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये नीचे वाला होगा, ये काला वाला, क्योंकि ये कोण इस चाप की तरफ देखना चाहिए। और इस दीर्घ चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण ये काला वाला है। इसकी डिजाइन देखिए ऐसे है और इसका मुंह भी चाप की तरफ है यहाँ। यानी तीसरे चित्र में ये काला वाला कोण POQ दीर्घ चाप PBQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और इसी दीर्घ चाप द्वारा शेष वृत्त पर बना कोण PAQ ये काला वाला है। ये अब हम लोग चित्र नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे। PQ एक लघु चाप है, लेकिन P और Q को मिलाती हुई एक डायरेक्ट रेखाखंड खींच दें तो ये जीवा होता है। चाप और जीवा दोनों के एंड पॉइंट्स P और Q ही हैं। तो अब तक जो हम लोग कह रहे थे कि केंद्र पर बना कोण O और शेष वृत्त पर बना कोण A लघु चाप PQ द्वारा बना है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही कोण जीवा PQ द्वारा बने हुए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीवा द्वारा वृत्त 2 खंडों में बढ़ता है, जिसे हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। अब इस बात को हम लोग इस चित्र में समझने जा रहे हैं। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और PQ जीवा है। जीवा के द्वारा वृत्त 2 खंडों में बटा हुआ है, बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड और छोटा वाला लघु वृत्त खंड। अब हम लोग दीर्घ वृत्त खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर एक बिंदु A ले लेते हैं और ये कोण ऐसे बना लेते हैं। कोण A दीर्घ वृत्त खंड का कोण कहलाएगा। इसी तरह कोई दूसरा बिंदु B ले लेते हैं, इसको भी P और Q से मिलाती हुई रेखाखंड खींचने के बाद कोण बना लेते हैं B पर। ये B भी दीर्घ वृत्त खंड का ही कोण है। आप समझ गए होंगे कि हम अलग अलग तमाम बिंदु लेके और दीर्घ वृत्त खंड के कोण बना सकते हैं। स्पष्ट है कि ये सारे कोण दीर्घ वृत्त खंड के कोण है, यानी एक ही वृत्त खंड के कोण है। ऐसे कोणों को ही बोलते हैं एक ही वृत्त खंड के कोण। ये तो थे दीर्घ वृत्त खंड के कोण। इसी तरह ये लघु वृत्त खंड में भी अलग अलग पॉइंट्स लेके, जैसे कि हमने लिया R और इनको मिलाती हुई ये कोण ऐसे हमने बना लिया। दूसरा पॉइंट S ले लेते हैं, ऐसे मिलाती हुई यहाँ पे कोण बना लेते हैं। R और S लघु वृत्त खंड के कोण कहलाएंगे। इस तरह से कोण A B C
एक वृत्तखंड के कोण हैं और कोण R और S दूसरे वृत्तखंड के कोण हैं। ये तीनों दीर्घ वृत्तखंड के और ये दोनों लघु वृत्तखंड के। अब अगला पॉइंट, P और Q को केंद्र O से मिलाती हुई हम रेखाखंड खींचते हैं और केंद्र O पर कोण बनाते हैं POQ। इस तरह से लघु चाप PQ या जीवा PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण O है और शेष वृत्त पर बने हुए कोण A, B, C आदि हैं। अभी हमने नियम नंबर 1 से समझा है कि वृत्त पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, यानी कोण A कोण O का आधा है, कोण B भी कोण O का आधा है, कोण C भी कोण O का आधा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सभी कोण एक ही कोण O के आधे हैं, यानी ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। यहाँ से नियम नंबर 2 आता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसी तरह ये लघु वृत्तखंड वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कोण इस तरफ के कोण का आधा होंगे। इस चित्र को देखिए, A और B एक ही वृत्तखंड यानी दीर्घ वृत्तखंड के कोण हैं। कोण A अगर 30 अंश का है तो नियम नंबर 2 के अनुसार कोण B भी अपने आप 30 अंश का ही हो जाएगा और नियम नंबर 1 के अनुसार केंद्र पर बना कोण O 60 अंश का हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। और यदि लघु वृत्तखंड में कोई कोण बना दें, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे C है, ये कोण कितने अंश का होगा? लाल वाले कोण को देखने के लिए ये पता करना होगा कि ये लाल वाला कोण कितने अंश का है। ये लाल वाला कोण होगा 300 अंश का, क्योंकि पूरा होता है 360 अंश का, उसमें से 60 अंश घटा देंगे। और जैसे ही ये कोण पता लगा तो ये कोण C इस 300 का आधा होगा नियम नंबर 1 से और हो जाएगा 150 अंश का। अब यहीं पे थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, PAQC से एक चतुर्भुज बन रहा है जिसके चारों ही शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो बना हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ देखिए 150 और 30 मिलके 180 अंश हो गए। इसी तरह PBQC भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आइए अब हम लोग चित्र नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। इस चित्र में 2 अर्धवृत्त हैं, इधर से भी PQ अर्धवृत्त है और इधर से भी PQ अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त होने की वजह से ये रेखाखंड केंद्र से होकर जाएगा और व्यास का काम करेगा। कि केंद्र पर 180 अंश का कोण इस अर्धवृत्त के माध्यम से बन रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अर्धवृत्त का अंशमाप पढ़ा है, जो कि 180 अंश का बताया गया था। इस अर्धवृत्त PQ द्वारा शेष अर्धवृत्त के एक बिंदु A पर कोण बना हुआ है। चूंकि यह कोण अर्धवृत्त पर बना है, इसलिए ऐसे कोण को बोलते हैं अर्धवृत्त का कोण। अब नियम नंबर 1 के अनुसार चूंकि केंद्र पर 180 अंश का कोण बन चुका है, इसलिए शेष वृत्त पर बना कोण इस 180 अंश का आधा यानी 90 अंश का होगा। तो यहीं से एक तीसरा नियम आ गया कि अर्धवृत्त का कोण 90 अंश का यानी समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण इधर कहीं भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। ये सभी कोण 90-90 अंश के होंगे। इस चित्र में भी देखिए, ये कोण भी 90 अंश का होगा, इधर कहीं भी बना लें ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि ये व्यास है
तो इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित तीनों ही नियम हो गए। अब हम लोग सवाल लगाएंगे। पहले सवाल को ध्यान से देखिए। चित्र में वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है और कोण ABC 100 अंश का दिया है। तो पूछा जा रहा है कि कोण AOC कितने अंश का है। चूंकि कोण ABC का मान 100 अंश दिया गया है और कोण का मुंह इस साइड में यानी दीर्घ चाप AC की तरफ है। कहने का मतलब है कि कोण ABC दीर्घ चाप AC द्वारा वृत्त पर बना कोण है। इसी दीर्घ चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण ये AOC लाल वाला है, जो एक वृहत कोण है। नियम नंबर 1 से केंद्र पर बना कोण AOC वृत्त पर बने कोण ABC का दोगुना यानी 200 अंश का होगा, यहाँ पर समझिए। और जैसे ही ये कोण 200 अंश का हुआ, ये अधिक कोण AOC 360 में से 200 घटाने पर प्राप्त हो जाएगा 160 अंश, क्योंकि ये चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। दूसरे सवाल को भी देखिए, बड़ा आसान है। इसमें कोण OAB 30 अंश का दिया है और कोण ACB ये वाला पूछा जा रहा है। जाहिर है नियम नंबर 1 से कोण ACB कोण AOB का आधा होगा। तो पहला हमारा काम होगा कोण AOB निकालना। चूंकि कोण A 30 अंश का है, इसलिए कोण B भी 30 अंश का ही होगा। ऐसा इसलिए कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज OAB में OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगी और इसलिए इन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर यानी 30-30 अंश के होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 30 और 30 मिलके हुए 60। 180 में से 60 घटा देंगे तो कोण AOB आएगा 120 अंश का। और जैसे ही ये 120 अंश का आया, उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा कोण ACB 60 अंश का। इस पूरी बात को आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। अगले दोनों ही सवाल परीक्षा के दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला सवाल है कि चित्र में AOC वृत्त का व्यास है और O केंद्र है। यदि कोण AOB 130 अंश का है तो कोण BDC ये वाला कोण ज्ञात करना है। हमें कोण D का मान ज्ञात करना है और D का मुंह इस साइड में खुला हुआ है। कोण D को बनाने वाली एक रेखाखंड B पर और दूसरी रेखाखंड C पर मिलती है। इस चाप BC को ध्यान से हम देखेंगे। चाप BC द्वारा ही वृत्त पर बना कोण D है। कोई कोण किस चाप से बन रहा है, ये पकड़ने का सबसे आसान तरीका है। अब देखिए, इसी चाप C से केंद्र पर कोण BOC बना हुआ है। नियम नंबर 1 के अनुसार चाप BC द्वारा वृत्त पर बना हुआ कोण BDC केंद्र पर बने कोण BOC का आधा होगा। ये मैंने हिंट में लिख दिया है और कारण भी बता दिया है। अगला काम हमारा है कोण BOC ये लाल वाला पता करना, जो बड़ा ही आसान है। चूंकि ये पूरा एक सरल रेखा बन रही है और सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इस 180 अंश के कोण में से 130 अंश घटा देंगे तो कोण BOC आएगा और उसमें 2 का भाग कर देंगे और इसे हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 25 अंश का। ये होगा 25 अंश और कोण BOC होगा 50 अंश का। अगला वाला सवाल है त्रिभुज ABC
एक वृत्त में बनाया गया है। और BAC का समद्विभाजक BC को D बिंदु पर और वृत्त से E बिंदु पर मिलता है। यदि कोण ECD, ये वाला देखिएगा, 30 अंश का हो तो कोण BAC यानी कि कोण BAC ये पूरा का पूरा हमें बताना है कि कितना होगा। ये कोण C 30 अंश का दिया हुआ है। इस कोण को बनाने वाले रेखाखंड को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों रेखाखंड क्रमशः B और E बिंदु पर वृत्त से मिलते हैं। अर्थात कोण C चाप BE द्वारा वृत्त पर बना हुआ कोण है। इसी चाप BE के एंड पॉइंट से जाने वाले इन रेखाखंडों को देखें तो कोण BAE बन रहा है। यदि B से E को मिलाते हुए एक चाप खींच दें तो मालूम चल रहा है कि कोण BAE या उसी को बोल सकते हैं कोण BAD और कोण BCE एक ही चाप BE द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए चूंकि ये कोण 30 अंश का है, इसलिए कोण BAE अर्थात कोण BAD भी 30 अंश का ही होगा। अर्थात ये कोण भी हो गया 30 अंश का। अब प्रश्न के अनुसार AE कोण BAC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब इस पूरे कोण को ये वाला रेखाखंड दो बराबर भागों में बांटता है। अब चूंकि ये 30 अंश का है तो ये वाला कोण भी 30 अंश का ही होगा। कोण BAC कोण BAD और DAC के योग के बराबर है। अब ये दोनों ही कोण 30-30 अंश के हो गए, इसलिए कोण BAC इनके योग 60 अंश के बराबर होगा। बोर्ड पे दो सवाल लिखे गए हैं और दोनों ही सवाल मौखिक स्तर के हैं और लगभग एक ही जैसे हैं। पहले वाले सवाल में वृत्त पर बना कोण ये वाला पूछा जा रहा है और दूसरे सवाल में केंद्र पर बना कोण ये वाला पूछा जा रहा है। दोनों ही सवालों में समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। दोनों को खुद हल करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 30 अंश और इसका उत्तर आएगा 120 अंश। अगला सवाल देखिए। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कोण PBA 42 अंश का दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि कोण PQB निकालिए। ध्यान दीजिएगा, केंद्र O यहाँ पे है, इसलिए ये AB रेखाखंड व्यास हुआ। कोण APB अर्धवृत्त का कोण है, इसलिए ये 90 अंश का हुआ नियम नंबर 3 से। यहाँ देखिए त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज हुआ और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसकी सहायता से कोण A हो जाएगा 48 अंश का। कोण A और कोण Q को अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही कोण एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण हैं। इस कारण कोण PQB भी 48 अंश का ही होगा। अगला सवाल देखिए। O वृत्त का केंद्र है, कोण BAO 30 अंश का और कोण BCO 40 अंश का दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि कोण AOC कितने अंश का होगा। इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे कि B से O को मिला देंगे और दो त्रिभुज बन जाएंगे। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये भुजाएं बराबर हैं क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये कोण भी हो गया 30 अंश का और ये वाला कोण इस 40 अंश के बराबर होगा। हिंट को देखिए,
कोण ए बी सी ये हो गया 30 और 40 मिलके 70 अंश का। वृत्त पर बना कोण हुआ 70 अंश का, इसलिए केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 70 का 2 गुना यानी 140 अंश का। अगले सवाल में ओ वृत्त का केंद्र है कोण बी ई सी 130 अंश का और कोण ई सी डी 20 अंश का है। तो पूछा जा रहा है कि कोण बी ए सी ये वाला कितने अंश का होगा। चित्र को एक बार में देखने से ही आपको लग गया होगा कि कोण बी ए सी और कोण बी डी सी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं और इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब हमारा काम है कोण बी डी सी ज्ञात करना। यहाँ देखिए यह 130 अंश का कोण है, तो इधर से भी 130 अंश का ही कोण बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब चूंकि ये चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है और शीर्षाभिमुख होने के कारण ये कोण भी बराबर होंगे, इसलिए 130 प्लस 130 बराबर 260। 360 में से 260 घटे तो 100 डिग्री बचा, 100 भी आपस में आधे आधे बटेंगे तो ये हो जाएगा 50 अंश का और इधर भी होगा 50 अंश का। अब त्रिभुज डी ई सी में देखिए एक कोण हुआ 50 अंश का, दूसरा 20 अंश का पहले से दिया गया है, तीसरा आराम से निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उसमें से 50 प्लस 20 बराबर 70। 180 में से 70 अंश घटाएंगे तो कोण डी आ जाएगा 110 अंश का और इस कारण कोण बी ए सी भी होगा 110 अंश का, क्योंकि कोण ए कोण डी के बराबर है। अगले सवाल में भी ओ वृत्त का केंद्र है कोण डी ए बी 80 अंश का और कोण ए बी डी 40 अंश का दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण कितने अंश का होगा। यहाँ भी कोण डी और कोण सी बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं जो जीवा ए बी द्वारा बन रहे हैं। अब त्रिभुज डी ए बी में 80 अंश प्लस 40 अंश बराबर 120 अंश। 180 में से 120 घटाएंगे तो ये कोण हो जाएगा 60 अंश का और इस कारण कोण ए सी बी भी हो जाएगा 60 अंश का। अगले सवाल में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण पी क्यू आर 100 अंश दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कोण ओ पी आर कितने अंश का होगा। हिंट मैंने लिख दिया है, समझा भी देता हूं। ये 100 अंश का होगा तो ये केंद्र पर बना कोण उसका 2 गुना यानी 200 अंश का होगा। चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है, 360 में से 200 घटाएंगे तो इधर का ये अधिक कोण आ जाएगा 160 अंश का। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, अकेला ये 160 अंश का हो गया और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिज्याओं के आमने सामने के कोण हैं। कोण P और कोण R का योग 20 अंश हुआ, दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों ही कोण 10-10 अंश के होंगे। तो उत्तर हुआ कोण OPR बराबर 10 अंश। और वीडियो का अंतिम सवाल है, ओ वृत्त का केंद्र है BOD कोण 130 अंश का है, तो हमें बताना है कि कोण BCD ये वाला कितने अंश का होगा। इस सवाल को 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है वृत्तखंड के कोणों का नियम वाला। अगर ये 130 अंश का है तो 360 में से 130 घटाएंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा 230 अंश का। अब चूंकि ये वृहत कोण BOD 230 अंश का हो गया, इसलिए BCD 230 का आधा यानी 115 अंश का होगा। इस सवाल को एक दूसरी विधि चक्री चतुर्भुज के नियम के आधार पर भी हल करेंगे। देखिए
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों ही शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण 130 अंश है, इसलिए वृत्त पर बना कोण 130 का आधा यानी 65 अंश का होगा। और जैसा कि आपको बताया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण BAD 65 अंश का आ चुका है, इसको हल करेंगे तो कोण BCD 115 अंश का आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतने सारे सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी अपनी किताब से अन्य सवालों को हल करके प्रैक्टिस करते रहिएगा, बने रहिएगा नेबुला मैथ्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।